नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं खबर गर्मा गर्म के साथ मैं हूं अनुपम। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च के दौरान जमकर हंगामा किया। दिल्ली में कई जगहों पर किसानों और पुलिस के बीच में झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। इस दौरान किसानों ने लाल किले के भीतर भी हंगामा किया और कई जगह पर तोड़फोड़ भी की। पूरे हंगामे के दौरान करीब 109 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने हंगामा और तोड़फोड़ के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की। तो ये तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं ये कैसे किसान हाथों में तलवारें लेकर के और गाड़ियों को तोड़ते हुए किसान वहां पर दिखाई दिए हैं। इन पर 4 एफआईआर दर्ज की गई हैं। पुलिस के 109 जवान कल के इस पूरे इटिशन में घायल हुए हैं। किसानों और पुलिस में वहां पर भिड़ंत भी हुई। और अब आपको दिखाते हैं लाल किले के अंदर और बाहर की हंगामे की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर उस वक्त की है जब हंगामे के दौरान दिल्ली पुलिस के जवान अपनी जान बचाने के लिए लाल किले की दीवार से कूदने लगे। इससे कई जवान घायल हो गए। ज्यादातर जवान नाले और गड्ढे में गिरने से घायल हुए हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की है जब किसान लाल किले के अंदर प्रवेश कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी को किसानों के आंदोलन के दौरान हंगामा हो गया और कई जगहों पर हिंसा हुई है। इस दौरान कुछ किसान लाल किले के अंदर प्रवेश कर गए और हंगामा कर दिया। इस हंगामे के दौरान लाल किले के भीतर कुछ छोटे बच्चे और कलाकार भी फंस गए। इस मामले पर नॉर्थ जिले के डीसीपी एंटो अल्फांस ने 300 कलाकारों के रेस्क्यू करने की जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जल्द ही अलग से एफआईआर दर्ज की जाएगी। जैसे सिचुएशन डेवलप हुआ था, इमीडिएटली हमने अलग जगह पे रख के उनका सिक्योरिटी देके फाइनली हम इन लोगों का खाना वाना भी खिलाया और कुछ स्नैक्स खिला के इसके बाद वापस वी टुक देम टू अ सेफ प्लेस। ये जो हमारा बगल में गैजेट ऑफिस है। लाल किले में हंगामे और झंडा फहराने के मामले में पंजाबी कलाकार दीप सिद्धू ने जिम्मेदारी ली है। उन्होंने एक बयान जारी कर कहा है कि कृषि कानूनों के विरोध में किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर लाल किले में प्रवेश किया और वहां पर किसानों ने झंडा फहराया। दीप सिद्धू ने कहा कि जिस पोस्ट पर झंडा फहराया गया उस जगह पर कोई तिरंगा झंडा नहीं था, जबकि तिरंगा पीछे फहरा रहा था। अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया। इसलिए किया और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। सो जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था। और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है, उसकी पहचान है। दिल्ली में हुए इस हंगामे पर अब राजनीति शुरू हो गई है। एक तरफ किसान नेता राकेश टिकैत दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी ने इस आंदोलन की कड़ी निंदा की है। कुछ लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जो लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक लेकर के और किसानों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो किसानों के हितैषी न थे, न है, न रहेंगे। किसान पूरा बर्बाद हो चुका है। किसान अपना आंदोलन जारी रखेगा। 3 बिल और एमएसपी का कानून वो सरकार को वापस देगा। दिल्ली की सड़कों पर जो आंधी और तूफान आया है उसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है। अगर प्रधानमंत्री इन तीनों कानूनों को वापस ले लेते और लगातार बातचीत के बहाने किसानों को धोखा न देते तो आज ये नौबत नहीं आती। जो घटना दिल्ली में घटित हुई है, किसान नेता भी उसको दुर्भाग्यपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन एक किसान की गोली लगने से मौत हुई है, ये चिंता की बात है, शर्म की बात है देश के लिए कि अन्नदाता की गोली लगने से मौत हो गई। आपको दिखाते हैं आखिर किसान आंदोलन में हंगामा कैसे शुरू हुआ और एक शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे किसान आंदोलन का एक काला धब्बा बन गया। कौन लोग थे जिन्होंने किसानों की छवि को बदनाम कर दिया।
तिरंगा के साथ सड़क पर जब किसानों का ट्रैक्टर मार्च हो रहा था तो तस्वीरें इतिहास बनाने की तरफ बढ़ रही थी। ये भरोसा दिलाया गया था कि तिरंगे की आन बान शान के साथ किसान भी गणतंत्र परेड का हिस्सा होंगे। प्रशासन ने किसानों को इसके लिए छूट दे दी थी और जब किसानों का मार्च शुरू हुआ तो इन तस्वीरों ने सबको आकर्षित किया। हंगामा तब शुरू हुआ जब किसान तय रूट के मुताबिक आगे बढ़ने के बजाय दूसरे रूट पर बढ़ने लगे। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए जगह जगह इंतजाम किए थे। अब इन तस्वीरों को देखिए, कैसे प्रदर्शनकारी कंटेनर को हटाने का काम कर रहे हैं। जैसे ही आगे का रास्ता साफ हुआ तो भीड़ का पुलिस से आमना सामना हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की और उसके बाद बहुत सारे किसान जब आगे बढ़े, उन्होंने रूट फॉलो नहीं किया, तय रूट फॉलो नहीं किया। तो अक्षरधाम से 1 किलोमीटर पहले जहाँ पे हमने अपने अरेंजमेंट्स रखे हुए थे, वहाँ पे करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाया गया। जब किसानों से बात नहीं बनी तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। आंसू गैस के गोले दागकर किसानों को तितर बितर करने की कोशिश की गई। इसके बाद जो हुआ वो परेशान करने वाला था, क्योंकि जिस शांति का भरोसा किसानों ने दिया था उस भरोसे को उग्रवादियों ने तोड़ने का काम किया था। हमने वहाँ पे टीयर गैसिंग भी की, बेटन चार्ज भी किया और इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन जो उग्र किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रैक्टर से लोगों को, पुलिस वालों को, सुरक्षा बलों को कुचलने की कई जगह कोशिश की गई। बैरिकेड्स तोड़ दिए गए, जो हमारे बसेज थी, पुलिस की बसेज थी, उनको तोड़ दिया गया। इस हंगामे से सिर्फ भरोसा नहीं टूटा बल्कि विश्वास भी टूटा। दिल्ली के चारों तरफ ट्रैक्टर मार्च चल रहा था और जगह जगह से किसानों के हंगामे और तोड़फोड़ की तस्वीरें मीडिया पर छाने लगी थी। ये किसने किया, क्यों किया, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन हंगामा और हंगामे की तस्वीरों ने हर किसी को हैरान कर दिया। अचानक 9:30 बजे एक ग्रुप जो है उसने पहले बैरिकेड ब्रीच करने की कोशिश की, तो गाजीपुर बॉर्डर के पास ही पुलिस से पहली झड़प किसानों की हुई। वहाँ पर कहीं किसानों ने मारपीट की, कहीं ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, कहीं बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। इन तस्वीरों के पीछे की कहानी कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक बात तो तय थी जिसका विश्वास किसानों को भी नहीं तोड़ना चाहिए था। अगर किसी वजह से किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था तो शांति से पीछे हटने का रास्ता तो था ही। इस बात को कैसे भूल गए जब 60 दिन से किसान आंदोलन पर बैठे हैं। इतना सब्र न होता तो इतना लंबा आंदोलन कैसे चलता। जिन्होंने भी इस कारनामे को अंजाम दिया वो किसान तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची और किसान आंदोलन में एक काला अध्याय जोड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और मुख्यमंत्री योगी दोपहर 11 बजे बीजेपी और संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में कई मुद्दों के साथ राम मंदिर निर्माण को लेकर भी चर्चा होगी। इसके बाद दोपहर 1:10 पर सीएम योगी गोरखपुर से कुशीनगर रवाना होंगे, जहां पर वे दिन में 1:30 बजे बुद्धा पार्किंग स्थल में आयोजित मुरारी बापू के कथा कार्यक्रम में शामिल होंगे। 2 बजे सीएम योगी चौरी चौरा जाएंगे और वहां पर शहीद स्थल का निरीक्षण करेंगे। शाम 4 से 5 बजे के बीच सीएम योगी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को फंड का वितरण करेंगे। सुबह 11 बजे बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक है। 1:10 पर कुशीनगर रवाना होंगे। 1:30 पर कथा कार्यक्रम में उनको शामिल होना है। 2 बजे अगर बात करें तो चौरी चौरा जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहां जाकर शहीद स्थल का निरीक्षण मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। 4 बजे पीएम आवास योजना का फंड वितरण भी मुख्यमंत्री को करना है। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। औरैया से यमुना नदी में गिरी कार, रेस्क्यू के दौरान 2 शव वहां पर मिले हैं। कार में सवार 6 में से 3 लोगों की मौत हुई है। 2 लोगों को सुरक्षित बचाया गया, एक की तलाश फिलहाल जारी है। बाबाइन गांव के पास यह हादसा हुआ है। औरैया से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, यमुना नदी में कार गिरी है। और बातचीत करने के लिए रवि हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है आपको? देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये बबाइन पुल के पास एक पीपे का पुल है, जहां से ये कार सवार लोग जा रहे थे, जिसमें पुलिस की जो जानकारी है वो 6 लोग इसमें सवार थे। अचानक कार अनियंत्रित हुई है और ये यमुना नदी में गई है। एसपी का कहना है कि करीब लगभग
15 फीट गहराई में जाने के कारण, और जो कि आउटर एरिया इटावा औरैया का बॉर्डर लगता है, तो रेस्क्यू में थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन फिर भी 3 लोगों की डेड बॉडी निकाली गई है, जिसमें एक किशोरी और 2 युवक है, और 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और एक अभी भी लापता है। जो लोग मृतक हैं उनके बारे में बताया जा रहा है ये औरैया के रहने वाले हैं। एक बात मैं और बता दूं कि ये बीच में बात आ रही है कि जो किशोरी की मौत हुई है उसके पिता इटावा के रहने वाले, उनका ऐसा आरोप है कि कार में जो लोग सवार थे वो उनकी बेटी को। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के रौनाही में मस्जिद का शिलान्यास हो गया है। बोर्ड के सदस्य ने वृक्षारोपण के साथ ध्वजारोहण किया और उसके बाद मस्जिद की नींव रखी गई। बोर्ड के सभी सदस्यों ने 9 तरह के फलदार पेड़ लगाए हैं। यहां मस्जिद के साथ अस्पताल, लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर की नींव रखी गई है। मस्जिद के साथ अस्पताल के निर्माण पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई है और कहा है कि इससे एक अच्छा संदेश पूरे देश में जाएगा। अस्पताल में बिना जाति धर्म के भेदभाव से लोगों का इलाज किया जाएगा, जिससे इलाके के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। हमने झंडारोहण किया और वृक्षारोपण करके शुरुआत कर दी है और हमारा सॉइल टेस्टिंग का काम आज शुरू हो गया है। इसकी रिपोर्ट आने के बाद, हमारे टेक्निकल जो डिटेल्स हैं वो आने के बाद फिर औपचारिक जो बाज़ाब्ता जो कंस्ट्रक्शन का वर्क होता है वो शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा हुआ कि सारी चीज़ें, माहौल अच्छा रहा और माहौल के साथ साथ यहाँ पे हमने कोशिश की है कि लोकल जो लोग हैं उनको कुछ मिले। यहाँ के लोगों को मस्जिद की वजह से जो है हॉस्पिटल मिल रहा है और कम्युनिटी किचन वगैरह मिल रहा है, जिसमें जो है हज़ारों लोग सुबह शाम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रस्ट की ओर से खाना मिलेगा। जिस बेसहारा लोग हैं उनको सहारा मिलेगा। और हॉस्पिटल जो है जो 200 बेड का बन रहा है, अमूमन जो है शहरों में है, देहात में कहीं नहीं है। मस्जिद के साथ साथ हॉस्पिटल जो आया है, इसकी बात में बहुत अच्छी बात है। कैसे देख रहे हैं? ये हमारे धन्नीपुर रौनाही क्षेत्र का, ये समझ लीजिए कि गोंडा पूरा एरिया, यहाँ पे अगर हॉस्पिटल बना तो हर गरीब को लाभ मिलेगा। लोग देश तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल बनने जा रहा है, यहाँ हिंदू मुसलमान हर वर्ग का इलाज होगा। ये सबसे बड़ा हमारे यहाँ का काम होने जा रहा है। 2 साल के भीतर आपको एक शानदार मस्जिद जो है वो खड़ी दिखेगी। ये रास्ता होगा मस्जिद का। मेरे कैमरामैन आपको ये जो दिखाएंगे, जो सामने आप पोर्शन देख रहे हैं, इधर से ही मस्जिद की एंट्री रखी गई है। मस्जिद आने वाले लोग इधर से ही आएंगे। चूँकि मस्जिद निर्माण में जो पश्चिम में नमाज पढ़ने का जो रुख होता है वो पश्चिम इस तरफ है, लिहाजा मस्जिद का रुख जो है वो इस तरफ होगा, नमाज इस तरफ पढ़ी जाएगी। इसके अलावा जैसा अतर साहब ने बताया, ज़मीन जो आपको वहाँ तक दिख रही है, मस्जिद के बाद हॉस्पिटल है, कम्युनिटी किचन है, जो है रिसर्च सेंटर है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसी ज़मीन पर बनाई जाएंगी। और 5 एकड़ का ये पूरा इलाका जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य मस्जिद का निर्माण जो है वो शुरू होगा और तेज़ी के साथ काम होगा। जैसा कि तमाम ट्रस्टीज़ बता रहे हैं कि सबको ये खुशी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर मस्जिद और हॉस्पिटल का निर्माण हो, और आसपास के लोग भी इस बात से बेहद खुश हैं कि मस्जिद तो बन ही रही है, मस्जिद तो और भी बहुत थी, लेकिन मस्जिद के साथ जो हॉस्पिटल बन रहा है वो सबके लिए फ़ायदेमंद है। जितना मस्जिद में लोग नमाज़ पढ़ने आएंगे, उतने ही लोग यहाँ पर इलाज कराने भी आ सकेंगे, और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि हर धर्म के लोगों को यहाँ पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। ये आने वाले वक्त में एक बड़ा और बेहतर मैसेज होगा। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ मोहम्मद शबाब, न्यूज़ 18, अयोध्या, रौनाही। बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। भगोड़ा आईपीएस अफसर अरविंद सेन आज एंटी करप्शन कोर्ट में सरेंडर कर सकता है, क्योंकि अरविंद सेन के वकील ने कोर्ट को मौके का आश्वासन दिया था और आज कोर्ट में सरेंडर याचिका पर सुनवाई होगी। अरविंद सेन पर पशुधन विभाग में फर्जी टेंडर घोटाले के मामले में वाद को धमकाकर वसूली का आरोप है। तो आईपीएस अफसर आज सरेंडर कर सकता है। भगोड़ा आईपीएस अरविंद सेन आज सरेंडर कर सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, सरेंडर याचिका पर आज सुनवाई होगी। खबरें और भी हैं, फिलहाल ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।